चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज कौन सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कैसे करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या? रीडिंग के साथ में क्या लिखा है? कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन किस वर्ड से बना है? कॉम्प्रिहेंड। अब कॉम्प्रिहेंड का क्या मतलब होगा? कॉम्प्रिहेंड का मतलब केवल पढ़ लेना नहीं होता। पढ़ के उसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर कुछ पूछा जाए तो जवाब दे सको। अगर जवाब दे सकते हो तो कॉम्प्रिहेंशन हुआ। खाली रीडिंग का नाम रीडिंग नहीं है, कहानी की तरह पढ़ डाले, जब पूछा जाएगा उससे तो कुछ जवाब भी देना होगा ना। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज को पढ़ के समझ पाए तो कॉम्प्रिहेंशन हुआ, अगर समझ नहीं पाए तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये रीडिंग स्किल है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे 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 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले तो क्वेश्चंस की बात कर लो, फिर उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चंस कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इसका आंसर सीधे पैसेज में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये कहा जाए कि लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ फार इज लखनऊ फ्रॉम दिल्ली, तो सीधे आंसर मिलेगा, कुछ पैसेज में लिखा हुआ 500 किलोमीटर मिल गया। तो ये साइड सीधे सीधे होते हैं। तो 60% क्वेश्चन क्या होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। मान लो अगर 5 क्वेश्चन पूछा गया तो 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर पैसेज में सीधे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पैसेज में सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो इसमें जानते हो क्या पूछा जाएगा? इस वाले पोर्शन में आ सकता है, चलो टाइटल बताओ इस पैसेज की। पैसेज की टाइटल टाइटल लिखे नहीं होंगे, कहेंगे इस पैसेज की टाइटल बताओ, कोई हेडिंग सुटेबल सजेस्ट करो, ये इस पैसेज की क्या हेडिंग हो सकती है। टाइटल पूछ लिया, या पूछ लिया इस पैसेज की थीम क्या है। थीम, थीम का मतलब किस टॉपिक पर, किस विषय पर लिखा हुआ है पैसेज। पोल्यूशन पर है, या हेल्थ हाइजीन पर है, या किसी बीमारी पर है, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट पर है, गरीबी पर है, वगैरह वगैरह तमाम समस्याएं हैं। तो किसी भी थीम, किस थीम पर लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी इन्फरेंस का। इन्फरेंस का मतलब निष्कर्ष निकालो, हालांकि पिछली बार नहीं था ये, थीम टाइटल इन्फरेंस कुछ भी नहीं था, लेकिन पैसेज में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। पिछली बार अगर इन्फरेंस नहीं था तो इसका मतलब यह नहीं कि इस साल तुमसे पूछा नहीं जाएगा। भाई 5 ही तो क्वेश्चन पूछा है, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, और पैसेज की कैटेगरी कितनी बनती है? कैटेगरी बनती है 20। अब एक पैसेज पे 20 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 ही पूछने हैं तो एक लिमिटेशन हो जाती है, इतने पूछे जा सकते हैं, इतने नहीं पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में लिमिट, थोड़ी एरिया ज्यादा है, तो हो सकता है अब की बार टाइटल पूछ ले, टाइटल कैसे लिखा जाएगा, ना पूछे तो अच्छी बात है, लेकिन पूछ लिए तो तैयार रहना। थीम क्या होगी, कैसे पता लगाओ, इन्फरेंस निकालना है, मतलब जैसे पूछ लिया कि पैसेज के आधार पर इनमें से कौन सी बात कही जा सकती है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा गलत है। तो पैसेज में जो बात कही गई है वो ट्रू है, जो नहीं कही गई है वो फॉल्स है, सीधा सा मतलब होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी ये वाला तो आप लोग ढूंढ लेते हो, ये वाला नहीं ढूंढ पाओगे, इसके लिए बताना पड़ेगा कैसे ढूंढोगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें आता है वोकैब का, मैंने कहा था ना 3 क्वेश्चन पैसेज पे दिया गया, जो क्वेश्चन होगा उसी पर बेस्ड वोकैब, उसकी मीनिंग बतानी होगी। तो जो तुम पढ़े हो अभी तक वोकैब वॉल ही नहीं लगेगी यहाँ, यहाँ पैसेज के अकॉर्डिंग मीनिंग लगानी है। तो ये वाला आसान है, पहले ये वाला करा देते हैं। हालांकि इसमें भी आप लोग गलती करते हो, आपको पता नहीं होगी आप लोग गलती करते हैं, लेकिन वो होती है गलती, तुम जानते नहीं हो कि क्या गलती किए हो। वो जब बोर्ड में कॉपी चेक करने लगते हैं ना तो उन्हें पता चलती है क्या गलती करते हो। ठीक है, या तो कोई आके बताए जो बोर्ड में कॉपी चेक करता हो कि ये गलतियां करते हो। लेकिन पैसेज एक ऐसा पोर्शन है जो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कौन पढ़ाता है? सारा समय तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस में गुजर जाता है। ये कोई जरूरी चीज समझी नहीं जाती, कहीं कहीं पढ़ाया जाता है लेकिन हर जगह पे ये जरूरी समझा ही नहीं जाता कि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और अभी तक सारा कुछ करते करते रहे हो कॉपी पेस्ट ना, कॉपी पेस्ट यही तो चलता है, तो कॉपी पेस्ट गलत है। चलो
अब आ जाओ स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जब ये पेपर सॉल्व करोगे तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्ट्रेटजी में कुछ आएंगे डूज और कुछ आएंगे डोंट्स। डूज डोंट्स का मतलब ये काम करो, और डोंट्स का मतलब ये काम नहीं करना है। तो डूज और डोंट्स की बात करेंगे स्ट्रेटजी में। अब शुरू करो कि क्वेश्चन का आंसर देना हो तो सबसे पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है ये बता देना। तो सीधी सी बात, पहले क्या करो, डोंट कॉपी एंड पेस्ट। पहले तो ये वाली आदत छोड़ दो। लिखो, अब लिखो, डोंट कॉपी एंड पेस्ट। क्वेश्चन देखा, पैसेज में वहां से वहां तक निशान लगा लिए ना, ये लिख जो वहां से पैसेज में लिखा है वहां से कॉपी करके छाप लिए ले आके, है ना। ऐसे नहीं होता। क्या करना है, डोंट कॉपी एंड पेस्ट। पहला काम तो ये नहीं करना है। फिर करना क्या होगा, करना ये है कि टेंस, ठीक, टेंस एंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंस एंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो टेंस बनाओगे, टेंस जो आंसर दोगे, टेंस और पर्सन, किसका टेंस पर्सन, आंसर का। तुम्हारे आंसर का टेंस और तुम्हारे आंसर का पर्सन वो तुम्हारे क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, पैसेज पर नहीं, वरना यही गड़बड़ी होगी। तुम लिख के आओगे, पेपर देखे आओगे, बड़ा इजी पैसेज था, सब सारे आंसर वही पैसेज में मिल गए, हमने तो कॉपी पेस्ट मार दिया। तुम आओगे कहोगे बहुत बढ़िया था, बड़ा इजी था, जब नंबर एक्सपेक्ट करोगे पता नहीं कहाँ 5 नंबर कट गए, पता ही नहीं चलता कहाँ 5 नंबर कट गए, आंखें मिलाया था सब सही था, वो सही में गलत था असल में। ठीक है, अगर कोई दया निधान मिल गया पेपर चेक करने वाला तो ठीक है, जाओ बच्चा कोई बात नहीं। अगर मूड खराब है तो आओ बच्चा बताते हैं तुम्हें, तो ये हाल होगी। अब ये गलती तुम्हें दिखाते हैं, ये वाली गलती कैसे करते हो ये बता रहे हैं। मान लो पैसेज डायरेक्ट में लिखा गया हो, डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, ऑटोबायोग्राफिकल हो, फर्स्ट पर्सन में लिखा गया हो, ठीक है, नरेटिव हो, तो राइटर अपने आप को आई कर लेगा ना, आई में। तो मान लो ऐसे लिखा है, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, ठीक, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, देखो एल हट गया, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बाय द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी जा रहे हैं तो इसी से जाओ, टू अटेंड अ मीटिंग, टू अटेंड अ मीटिंग ड्यूरिंग नाइट ऑफ 18th दिसंबर 2020। ऐसे 2020 में नहीं जा सकते, डेट बदलनी पड़ेगी वरना ये इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। 2020 में तो लॉकडाउन चल रहा था, मीटिंग कैसे होगी दिल्ली में, तो ये 2019 कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज ही गोइंग टू, वेयर इज ही गोइंग टू, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां मिला गोइंग टू, तुम्हें यहां मिला गोइंग टू, तो तुम क्या करोगे, ये फुल स्टॉप यहां सेंटेंस स्टार्ट है, यहां से कॉपी मारोगे और जहां फुल स्टॉप लगा है वहां तक ऐसे कर दिया, लिख दिए, छाप दिया उठा के। पूछा क्या जा रहा है, तुम लिखोगे ना आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज गोइंग टू, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, ही, क्वेश्चन ही में है तो आंसर किस में होना चाहिए, ही में होना चाहिए, और ये वाज लगा दिया तभी गलत हो जाएगा।
वो आज भी नहीं होगा। क्वेश्चन किस में है? एज में है। तो ये क्या होगा? ही इज गोइंग टू हो गया पूरा। अब तुम लोग क्या करो? ही इज गोइंग टू दिल्ली, ट्रेन से भी बता दिया, बाय राजधानी एक्सप्रेस। पूछा ही नहीं था, ट्रेन का नाम ही नहीं पूछा था, लिख दिया, वो भी लिख दिया है बाय राजधानी एक्सप्रेस। तुम सोचोगे कि ज्यादा बताएंगे ज्यादा खुश हो जाएगा, ज्यादा खुश हो जाएगा, ज्यादा खुश नहीं हो जाएगा। जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताओ, बस टू द पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होगा? डोंट कॉपी एंड पेस्ट। अगली जरूरी बात क्या होगी? बी टू द पॉइंट। टू द पॉइंट रहना है। अगर वेयर की जगह लिखा होता व्हाई, व्हाई इज ही गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो क्या होगा? फिर वही होगा, ही इज होगा, आई वाज नहीं, आई वाज नहीं, तुम राइटर नहीं हो ना, क्योंकि अगर आई वाज लिख दोगे तो इसका मतलब तो तुम राइटर बन के जवाब दे रहे हो, स्टूडेंट बन के जवाब नहीं दे रहे हो। तो अपने आप को स्टूडेंट मानो, राइटर नहीं। राइटर बन के जवाब मत दो। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब तुम्हें क्या करना है? अब लिखा है कि टू अटेंड मीटिंग, लिखा यहां पर टू अटेंड मीटिंग, यहां टू अटेंड अ मीटिंग। तुम सोचोगे यार यहां तक तो आना ही चाहिए, यहां तक आना चाहिए, तो पूरा उठाओगे आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बाई राजधानी एक्सप्रेस। इसमें बाई राजधानी एक्सप्रेस की कोई जरूरत ही नहीं थी बताने की, उसको क्यों बताए? तो क्या क्या करो? आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, ये ही इज गोइंग टू दिल्ली, बस सीधे क्या करो यहाँ? टू अटेंड अ मीटिंग, बस हो गया काम ना। वो बाई राजधानी एक्सप्रेस और वो डेट वो सन वो सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया। टू द पॉइंट, जितना पूछा जाए उतना बताओ। एग्जामिनर को गुस्सा आती है अनर्गल बताओगे तो। और एग्जामिनर समझ लो ना, मतलब एक खड़ूस या कंजूस सेठ जैसा होता है। उसे जिसे पैसे निकालने होते हैं ना, तो बड़े पापड़ बेलने होंगे। तो क्या करना होगा? वो किसी तरह से खुश हो, तुम्हें एग्जामिनर को खुश करना है। एग्जामिनर को खुश कैसे करोगे? ज्यादा काटा पीटी करोगे तो खुश नहीं होगा। जितना साफ सुथरा लिखोगे, मतलब अगर चश्मा भूल गया हो, भाई जब सर दर्द करने लगे चश्मा निकाल के रख दे तभी देख ले, इतना तो कम से कम रहे। ठीक है, और उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये खास ध्यान रखना। जब भी पेपर देना, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देना, तो इस बात का ध्यान रखना कि हम एग्जामिनर को जितनी सहूलियत दे पाओ, जितनी एग्जामिनर को सहूलियत दे दोगे उतना ही वो खुश रहेगा। अब इसमें करने के, जैसे क्वेश्चन कर रहे हो मान लो तुम लोग, अब एक स्ट्रेटेजी में, इसी स्ट्रेटेजी में एक बात और, ये हालांकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल है, लेकिन अब आ गई बात तो चलो बता देते हैं। कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर क्या देखता है? उसको ये मतलब नहीं है कि तुम पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्रम से किए हो, उसको क्रम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तुम मान लो पहला क्वेश्चन कर रहे हो, डाले आंसर नंबर 1, ठीक, आंसर नंबर 7A, ये लिखा। अब ए के बाद बी छोड़ दिए, फिर आ गए तुम आंसर नंबर 4 पे, ठीक, आंसर नंबर 4 पे, आंसर नंबर 4 का सी कर दिए। फिर कुछ दूर तीन पे जाके दूर जाके करो आंसर नंबर 4 का ए। ऐसे नहीं, जो उठाओ, जैसे आंसर नंबर 4 उठा लिया, ये जरूरी नहीं है कि तुम 4 पहले करोगे, 1 पहले करोगे, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन को करो उसका पूरा एक जगह कर दो, ए बी, ए यहां, बी वहां, सी वहां, डी वहां नहीं। फिर उसको दिक्कत होती है, फिर उसको काफी पीछे पलटनी पड़ेगी, बार बार पलटनी पड़ेगी। बार बार पलटेगा तो खिसिया जाएगा, और उसका खिसिया जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बस उसको खिसियाने वाला काम करो, जहां करो ना वो एक जगह। जैसे आंसर नंबर 4 किया तो आंसर नंबर 4 शुरू क्या करो, पेपर देख लो, जो सबसे बढ़िया आता हो पहले कर दो, जो कम आता कम बढ़िया आता उसको लास्ट में करना। लास्ट में करना तो पूरा क्वेश्चन लास्ट में करना, ये नहीं कि ए यहाँ किया, बी वहां किया, सी वहां किया, डी वहां किया, वैसे नहीं। मतलब भरी बस में परिवार 4 जगह छितराओ मत, एक ही जगह रहने दो सबको। ठीक है, ये वाला काम मत करना। वो तो तुम्हें पता ही है ना कि हम किसका चारों कर लेंगे, जिसके सारे सेक्शन कर सकते हो एक बार में बढ़िया से,
उसको पहले करना, सबसे पहले सबसे बढ़िया प्रश्न जिसमें इंप्रेशन जमा सकते हो। दो तीन क्वेश्चन में अगर बहुत अच्छा इंप्रेशन जम गया तो बाद वाले में एक आध कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी होगा ना तो कंसिडर कर लेते हैं। और शुरू में मूड मत खराब करना। जब पहले कॉपी उठाता है तो कॉपी उठाते ही उसका मूड वहीं बनता बिगड़ता है। और सबसे पहले जो इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा वो कॉपी आंसर का नहीं पड़ेगा, जो ऊपर भरते हो, जो ऊपर नाम वाम भरते हो, ऊपर रोल नंबर वगैरह, वो ज्यादा साफ सुथरा। अगर तुम जो रोल नंबर भरे हो उस रोल नंबर को पढ़ने में उसको दिक्कत हो गई ना तो भी गड़बड़ है। अब रोल नंबर एकदम साफ सुथरा, बाकी सारी एंट्रीज एकदम बढ़िया साफ सुथरा, ऊपर कवर पेज बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। जितना साफ सुथरा कवर पेज होगा कॉपी देखेगा खुश हो जाएगा, अंदर के लिए मूड बन जाता है पहले से ही, अच्छा खासा बढ़िया मूड रहता है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो पॉजिटिव आ जाएगा। लास्ट में कुछ गड़बड़ करोगे तो तुमसे सहानुभूति हो जाएगी। बच्चा तो अच्छा है यार, एक आध क्वेश्चन ठीक है नहीं है कोई बात नहीं ठीक है। बाद में पता लगा तुम्हारा लेटर गड़बड़ हो गया, फॉर्मेट अच्छा लिखे मैटर कुछ नहीं लिखे हो, तो भी क्या ठीक है बच्चे, उधर तो बहुत बढ़िया लिखा था, लेटर का फॉर्मेट भी पता है, हो सकता है टाइम ना रहा हो या इस तरह से कुछ उसके मूड में आ जाएगा तो दे देगा पूरा, तो वो दो तीन नंबर मिल जाएंगे फ्री वाले। जो शुरू शुरू में काट लेता लास्ट में हो सकता है ना काटे, तो इसलिए उसके मूड का ध्यान रखना, एग्जामिनर के मूड का ध्यान रखना है। और एग्जामिनर का मूड मतलब जानते हो, एंग्री फादर, गुस्साए हुए पापा समझ लेना। एग्जामिनर का मूड ठीक करना ऐसा ही होगा। अब कैसे मनाते हो समझो, ठीक है। तो एक तो हो गया ना कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। टेंस और पर्सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉट अकॉर्डिंग टू पैसेज। दूसरी बात, अब आ जाओ जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन थे, तीन बातें बताई थी क्वेश्चन आंसर में। कौन सा था, टेंस एंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने क्या कही थी, टू द पॉइंट, क्या करना है टू द पॉइंट एकदम। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा वोकैब का। अगर वोकैब का क्वेश्चन आ गया तो सेम मीनिंग का या इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो इसको क्या करना, ये भी जो वोकैब होगी वो कंटेक्चुअल होगी। कंटेक्स्ट समझ रहे हो, किस रेफरेंस में किस मैटर में किस बारे में बात कर रहे हो, तो कंटेक्चुअल मतलब प्रासंगिक, प्रासंगिक मतलब जिस संदर्भ में वो बात हो रही है, जिस रिलेशन में बात हो रही है उसी में लगाना। जैसे मैं तुम्हें एक सेंटेंस देता हूं, बैंक पीओ वगैरह में एसएससी वगैरह में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे सपोज करो ऐसे क्वेश्चन लिखा हो, दे डिड देयर बेस्ट टू क्लॉक their goal but conditions were all against them, conditions were all against them। ये क्लॉक अंडरलाइन किया, पूछा कि मीनिंग ऑफ क्लॉक एज यूज्ड इन द पैसेज, ऐसे लिखा होगा मीनिंग ऑफ क्लॉक एज यूज्ड इन द पैसेज। इस क्लॉक की मीनिंग बताओ जैसा कि पैसेज में हो। अब ऑप्शन में एक होगा पहला, एक होगा क्लॉक का वॉच, दूसरा दिया होगा टाइम, तीसरा दिया होगा अचीव, और डी में दिया होगा गॉट। ये है। तो जो पैसेज में वर्ड्स दिए जाते हैं वो ऐसे नहीं कि तुम जो तुम रटे हुए जो वही मीनिंग लगा दोगे,
तुम्हें क्या पता क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी, यही ना क्लॉक मैंने घड़ी। जरा इस सेंटेंस में पढ़ो क्लॉक का क्या मतलब है। दे डिड देयर बेस्ट, उन्होंने अपनी भरसक कोशिश की, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की टू क्लॉक देयर गोल, अपना लक्ष्य क्लॉक करने के लिए। बट कंडीशंस वर ऑल अगेंस्ट देम, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी। तो यहाँ टू क्लॉक का क्या मतलब है? टू क्लॉक देयर गोल, गोल क्लॉक करने का मतलब क्या हुआ? प्राप्त करना, हासिल करना। तो यहाँ इसकी मीनिंग क्या होगी? ये होगी। अच्छा ये क्यों नहीं होगी? गेट मैंने भी तो प्राप्त करना होता है। एक्चुअली ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ क्या लगी है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म में। ये भी देखना होता है। जब किसी वर्ड की मीनिंग देखोगे तो देखोगे अगर वो वर्ड नाउन है तो मीनिंग वाला वर्ड भी नाउन होगा, अगर वो वर्ड एडजेक्टिव है तो मीनिंग वाला वर्ड भी एडजेक्टिव होगा, अगर वो वर्ड कंजंक्शन है तो मीनिंग वाला वर्ड भी कंजंक्शन होगा। ठीक है। खांसी आ रही है, पानी पी लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? समझ गए ना? अब अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लगाओगे तो क्या लगाओगे? वॉच। पैसेज पढ़ा? अब तुम पूछो, तुमने दिया होगा ना कि मीनिंग, क्लॉक की मीनिंग क्या है, पैसेज नहीं पढ़े। क्लॉक की मीनिंग क्या है, लगा दिया वॉच। घर आके कोई बहुत बढ़िया पेपर किया, बहुत सरल सरल पूछा था, मीनिंग तो एकदम हलवा थी। ये हलवा ऐसे होता है। काऊ मैंने गाय होता है, कहीं काऊ धमकाने के लिए लगा दिया। काऊ अगर वर्ब यूज करोगे ना तो यू डोंट काऊ, काऊ मतलब क्या हुआ? धमकाओ मत मुझे, काऊ धमकाने के लिए आता है। तो कोई वर्ड किसी और सेंस में यूज होता है। जब पैसेज में वो क्या पूछते हैं, वो जो तुम्हारे ग्रामर वाले पोर्शन में थी ना साइनोनिम, वो तो जो डिक्शनरी में पढ़े हो वो वाली होगी। लेकिन पैसेज में जब वो क्या पूछेगा तो जो डिक्शनरी में पढ़े वो वाली नहीं लगेगी। यहाँ किस काम से लगी है वो? जैसे यहाँ क्लॉक का मतलब अचीव करना, यहाँ वाली मीनिंग आएगी। इसीलिए ये पूछते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या बोले थे? कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ के समझ पाए कि नहीं। तो अगर वो समझ पाए तो तभी ऐसे ही समझ पाओगे। मिटाएं। चलो, तो अगर वर्ड पूछा गया है तो उसको कैसे हैंडल करोगे, ये वाली बात हो गई। कंटेक्चुअल रहना है। ठीक। और अगर कहीं ट्रू फॉल्स पूछ लिया कोई बात, ठीक, अपने ट्रू फॉल्स पे आ जाओ जरा। पिछले साल ये क्वेश्चन था नहीं, मैं जो इन्फरेंस वाली बात बता रहा था ना, इन्फरेंस निष्कर्ष निकालने वाला। तो निष्कर्ष निकालने वाले में कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि पैसेज की बिहाफ पे निम्नलिखित में से कौन सी बात ट्रू है या फॉल्स है, या व्हाट कैन बी इन्फर्ड, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पैसेज के आधार पे कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो, या कौन सी बात सच है, कौन सी बात सच नहीं है। तो इसमें भी तुम कहां पर रहोगे? बेस्ड ऑन पैसेज। पूरा का पूरा किस पे रहना है? बेस्ड ऑन पैसेज। यहां अपना ज्ञान मत लगाना, ये ध्यान रखना। यही चीज वो चेक करते हैं और यही गड़बड़ हो जाएगी। पैसेज में तो ये हाल है ना कि जो बात पैसेज में कही गई है वो ट्रू है, जो पैसेज में नहीं कही गई है वो फॉल्स है। लाख सही हो। तुम फिजिक्स में पढ़े होगे ना कोई बात कि वो सच है, फिजिक्स में पढ़े होगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो सच है, ट्रू है, 100% ट्रू है। लेकिन पैसेज में नहीं कही गई है तो वो ट्रू नहीं है। पैसेज में जब ट्रू फॉल्स करोगे तो सिर्फ उतना ही करोगे जितना पैसेज में कहा है। पैसेज में जो नहीं कहा गया है वो सब सब फॉल्स। जितना पैसेज में कहा गया है केवल वही ट्रू है, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं जानते बुद्धू हो, ये मान के चलना। अब ये मतलब एक बहुत भया मतलब बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, खाली इसलिए ब्लंडर करेंगे, खाली इसलिए करेंगे कि ताकि तुम इस बात को समझ सको कि पैसेज का कितना इंपॉर्टेंस होता है। सपोज कि कहीं यह लिखा है गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 March 1869 at Porbandar in Gujarat.
इन गुजरात। क्वेश्चन है, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी in 1869, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2023, ऐसे को दिया हूं। अब बताओ आंसर क्या होगा? इसमें आंसर कौन सा होगा? तुम तो देखते ही तुमको मतलब सुधारने लगे, तुम पढ़ोगे तो कहोगे यार ये पैसे जो कुछ उन्होंने शायद उनको मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, शायद उनको पता नहीं है, गलत लिख दिए, हम सुधार देते हैं, हम ये लगा देते हैं। तुम्हें सुधारना नहीं है, तुम्हें सुधारने मत लगो। पैसे में गलत लिखा है, सही लिखा है, भारत की राजधानी लखनऊ लिखा हो तो आंसर लखनऊ होगा, फिर दिल्ली नहीं होगा। मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अमेंड, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू करेक्ट द पैसेज। पैसेज को करेक्ट करना नहीं है तुम्हें, बस ये समझ लेना कि पैसेज में जितना दिया है उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। जितना पैसेज में दिया है बस खाली उतने का जवाब देना है बस। देखा, अगर भगवान राम पैसेज में लिखा हो कि भगवान राम का जन्म मथुरा में हुआ था, तो राम जन्मभूमि कहाँ है? मथुरा में। सही मत करने लगना, पैसेज में जितना दिया है बस उतना ही करना, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो गलतियां कर देते हो, तो करके आओगे सही। हम तो एक जब पेपर वाले को सुधार दिए, सही कर दिए, वो तो पेपर गलत दिया था। पेपर गलत नहीं दिया, तो वो यही चेक कर रहा था कि तुम हमारी बात मानोगे या नहीं मानोगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपना नॉलेज नहीं दिखाना है, ठीक है, मेन बात। ठीक, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर जब करने लगोगे तो क्या क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, ये मैं बता रहा था। अब इसका जो पैसेज है, 2 3 4 पैसेज में तुम लोगों को भेज दूंगा, 4 5 पैसेज अपनी ओर से बना के, कम से कम कितने, 5 तो कर ही लो, 5 पैसेज कर लो। तुम लोग 5 पैसेज करो, ग्रुप में डाल देंगे। 5 पैसेज करो, करके आंसर भेज देना ग्रुप में ही, फिर मैं उसको डिस्कस करा दूंगा, ठीक है? तो ये क्लास वाइंड अप, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अब की बार क्या करना है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है या लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है?